बेटी, अब ससुराल ही तेरा घर है, मायके में तू मेहमान है। यही कहा था रमन। जिसके साथ गठबंधन का रिश्ता जोड़ा था, वो तो हर दूसरे दिन चोटी पकड़ घर से निकाल जाने की धौंस देता है। बता ना माँ, तू किस घर की बात कर रही थी? क्या ऐसा ही होता है? घर जानती हूँ माँ, मैं ये पत्र तुझे क्यों लिख रही हूँ, इसीलिए कुछ छोटी बहन मान्या को शिक्षा मत देना। उसको मेहमान बनाकर उसका हक मेरी तरह समाप्त मत कर देना। मैं तो तेरी सीख का अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगी। मेहमान बनकर तेरे पास नहीं आऊंगी, पर मान्या भोली है। माँ, वो मेरे जैसा दर्द शायद न सहन कर पाए। और लेकर माँ दी हाथ प्रभाव हो गई। पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। पत्र का एक शब्द उसकी बच्ची के दर्द से उकेर रहा था। उसके सामने ऋतु का बचपन की स्वर्ण युवा स्वरूप घूम रहा था। पूरे घर का खिलौना थी ऋतु। हर कोई उसे अपने गोद में रखना चाहता था। ऐसी लाली ऋतु थोड़ी बड़ी हुई तो पूरे घर में कुलंजे मचाती फिरती। घर में अपने कमरे के साथ साथ सारे घर की हर चीज की ग्रहण में रखती। उसकी हवेली अधिकार में अपने पापा को भी घर साफ करने की नसीहत देने से नहीं चूकती और सब उसकी बातें मानते। और बड़ी हुई तो अपनी छोटी बहन मान्या को पढ़ाई पे ध्यान लगने लगी। शाम को समय ऋतु पास ही दलित बस्ती में गरीब बच्चे को 2 घंटे पढ़ाने जाती। अपनी पढ़ाई के साथ घर के काम में भी माँ का हाथ बटाती। उसके पिता अक्सर कहते कि बिना ऋतु घर तो नहीं लगता। एक बार कॉलेज की ट्रिप पे 2 दिन के लिए ऋतु गई थी। पूरा घर सुनसान हो गया था। 2 दिन ऐसे लग रहे थे मानो कई वर्ष हो गए थे। बेटी है पर जिंदगी भर साथ तो नहीं रख सकते ना। अविनाश जी उसकी शादी तय कर दी। अच्छी जॉब, हैंडसम पर्सनैलिटी के स्वामी अविनाश को ऋतु और ऋतु का अविनाश भाग गए। दोनों की शादी कर दी गई। पूरे परिवार में उल्लासपूर्ण वातावरण था। विदाई के समय ही रोते रोते मालती जी सभी की तरह बेटी को शिक्षा दे रही थी कि ससुराल ही अब तेरा घर है, वहां तो तू अब ये मेहमान बन के आएगी। कुछ ही दिन बीते ही थे कि एक दिन अविनाश देर रात से घर आया, लेकिन शराब पीकर। यह ऋतु के लिए अप्रिय था। उसने स्वाभाविक रूप से विरोध किया। नजीजा नशे मुक्त अविनाश ऋतु पर हाथ छोड़ बैठा। अवाक ऋतु के लिए तो एक झटका था। किसी प्रकार रात बीती। सुबह अविनाश ऋतु से माफी मांगता रहा, फिर शराब ना पीने की कसम खाई। पहली बार की घटना तो ऋतु ने भुलाने का प्रयास किया। एक सप्ताह ही नहीं बीता था कि घटना की पहले की तरह फिर पुनरावृत्ति हो गई। और उसके बाद तो दूसरे तीसरे दिन का किस्सा हो गया था। ऋतु ने कभी इस प्रकार का तो वातावरण देखा था और ना ही व्यवहार। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। सास ससुर कुछ छुपा रहा नहीं था और वो बेबस से सब देखते रहे। अविनाश को रोकने या कुछ कहने की कोशिश करते तो अविनाश उससे भी बदतमीजी से बोलता, जिससे वो भी सहम कर पीछे हट जाते। दुखी होकर ऋतु ने माँ को चिट्ठी लिखा तो उससे कुछ समाधान तो होना ही नहीं था। पत्र पढ़कर माँ पिता तुरंत ऋतु को अपने साथ लिवाने आ गए। उनके सामने अविनाश फिर माफी का नाटक कर वैसा ही ना होने की कसम खाने लगा। ऋतु जानती थी कुछ होना जाना नहीं है, फिर वो चुप रही। उसने अपने माता पिता के वापस भेज दिया। संघर्ष करेगी। ऋतु ने समझ लिया कि अविनाश सरलता से सुधरने वाला नहीं है। इसी कारण उसने अब अविनाश के विषय में सोचना ही बंद कर दिया। सबसे पहले उसने आत्मनिर्भर होने का प्रयास किया और नौकरी ढूंढती प्रारंभ कर दी। कुछ ही दिनों में उसे शिक्षिका के रूप में नौकरी मिल गई। ऋतु ने अपनी उसमें झोंक दिया। अपने अविनाश का रवैया अभी वैसा ही था, पर ऋतु उसका विरोध नहीं करती थी और ना ही सामने पड़ती थी। एक आधा बार अविनाश को ऋतु को उलझने का प्रयास किया तो ऋतु ने अपने सास ससुर के सामने साफ कह दिया कि अगर उस पे हाथ उठाने की हिम्मत की तो वह पुलिस को बुलाएगी। यह धमकी कगार साबित हुई। उसके बाद में अविनाश ऋतु से कतरने लगा था। ऋतु ने अब फिर से 1-1.5 घंटा दलित बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। ऋतु का अविनाश से अब कम ही सामना होता। अविनाश से ऋतु की उपेक्षा सहन नहीं हो पा रही थी। उसे शायद अपनी जरूरत का एहसास होने लगा था। घर में सबकी जिंदगी मशीन जैसी हो गई थी। सब मानो रोबोट थे। अविनाश का मन कभी ऋतु से बात करने को करता तो उसका पुरुषत्व अहंकार उसके सामने खड़ा होता। एक दिन अविनाश घर आया तो दरवाजे के पास ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। ऋतु तब घर में ही थी। आवाज सुनकर बाहर आई तो अविनाश को अचेत अवस्था में पड़े देखकर उसने किसी प्रकार उसे पलंग पर लिटा दिया और डॉक्टर को फोन करके उसके तले की मालिश करने लगी। अचेत अवस्था में पड़े अविनाश को उसने बहुत दिनों बाद भरपूर निगाहों से देखा। आज उसने शराब नहीं पी हुई थी। ऋतु को ख्याल आ रहा था कि सामने पड़ा यह व्यक्ति उसका पति है। यह तो तभी तो वो हक जता रही है। यह ना हो तो अपने सिर के झटके उसने इस विचारों से अपने ख्याल को अलग कर दिया। इतने में ही डॉक्टर आ गए और उन्होंने अविनाश की जांच करके कहा कि ये किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। तनाव का कारण जाकर उसे दूर करने का प्रयत्न करने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अविनाश तनाव में नहीं उभरता है तो वह डिप्रेशन में जा सकता है।
रितु ने बिना कुछ बोले अविनाश की तिरंदारी करने पर आरंभ कर दी। अविनाश को होश आ चुका था और वो रितु से नजर नहीं मिला पा रहे थे। चोर निगाहों से रितु को देखता तो रहता पर कुछ बोल नहीं पाता। रितु निर्भीक रूप से अविनाश को देखभाल करती रही बिना बोली। तीसरे दिन रितु को अपने स्कूल जाने के लिए तैयारी शुरू की तो अविनाश को अब काफी ठीक था, पर कमजोरी थी तो रितु को जाने का एहसास हो गया था। वो बार बार करवट बदल रहा था, कुछ कहना चाहता था पर झिझक थी। रितु तैयार होकर जाने से पहले ही अविनाश के कमरे में आई और दवाई किसी प्रकार देनी है बताने के लिए रितु ने रोज की तरह अपनी सास को माध्यम बनाकर बताने लगी। माँ जी, ये दवाइयाँ ऐसे ऐसे देनी है। वहाँ माँ नहीं है, ये रितु भी जानती थी और अविनाश भी। बस एक दूसरे से बोलने या ना बोलने का माध्यम ऐसे ही बना हुआ था। रितु जाने की पूरी थी कि अविनाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत ही दयनीय अवस्था में बोला, रितु बस एक बार आखिरी मौका दे दो। रितु, मैं तुम्हारी उपेक्षा सहन नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो रितु, एक बार, बस एक बार। कहते कहते अविनाश रितु का हाथ पकड़कर पकड़ रो पड़ा। रितु भी आखिर थी उसकी पत्नी, बोले तो कुछ नहीं पर उसने हाथ पकड़े अविनाश के हाथ पे रखकर रो पड़ी। मैं जानती हूँ कुछ सुधी पाठ को जिज्ञासा शांत नहीं होगी। वो जानना चाहेंगे रितु आगे क्या निर्णय लिया। ये भी कहेंगे कहानी अधूरी सी लगी। मैंने कहानी का अंत उस मोड़ पे किया है जहाँ आगे कोई भी मोड़ दिया जा सकता है। कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें। उनके अनुसार आगे क्या होना चाहिए। मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखने का प्रयत्न अवश्य करूंगी। आप उनके आगे का भाग आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।